about the bail in non-bailable offences. So these two major chapter section we have already covered under the previous chapter, under the previous lecture. Now we are going to discuss remaining provisions related to the bail. Before coming to this section, let me clear about the concept of bail and bail bond. If you see under the BNSS 2023, it is a remarkable achievement that bail has been defined under the BNSS. Earlier under the CRPC, bail was not defined. So if you see the section 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, देन इसमें बेल को डिफाइन किया गया है और बेल को ये बीएनएसएस के अंतर्गत बेल को डिफाइन किया गया और साफ कहा गया है कि कुछ ऐसी शर्तों के आधार पर किसी व्यक्ति को छोड़ना, यानी किसी को पुलिस अभिरक्षा में या जेल की अभिरक्षा से उसको छोड़ना कुछ शर्तों के आधार पर, उस व्यक्ति को जिस पर कि कोई नॉन वेरेबल ऑफेंस का या तो इक्विजिशन लगाया गया या उस पर सस्पेक्ट है। यानी कि बेल का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ शर्तों को लगाकर अब कोर्ट की अभिरक्षा से या पुलिस की अभिरक्षा से उसे रिलीज कर देना। उस व्यक्ति कौन होगा? या तो उस अपराध का सस्पेक्टेड होगा या उस पर कोई इक्विजिशन लगाया गया है कि उसने कोई वैल्यूएबल ऑफेंस किया है। अगर आप याद रखिएगा दोस्तों, सीआरपीसी को में बेल को डिफाइन नहीं किया गया था, जबकि बीएनएसएस में बेल को स्पष्ट तौर पर डिफाइन किया गया है। अब एक दूसरा चीज आता है कि बेल और बेल बॉन्ड में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बॉन्ड का मतलब होता है कि पर्सनल बॉन्ड, यानी कि पर्सनल बॉन्ड का मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने से ये अंडरटेकिंग देता है कि वो कुछ शर्तों के अधीन जो है वो जो भी शर्तें कोर्ट या पुलिस ऑफिसर लगाएगा वो उससे मानेगा, इसे हम बॉन्ड कहते हैं। जबकि बेल बॉन्ड का मतलब होता है कि अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी, यानी कि जो एक्यूज होता है वो श्योरिटी के साथ रिलीज किया जाता है। जबकि बॉन्ड का मतलब होता है कि एक्यूज जो है अपने अंडरटेकिंग के आधार पर उसे छोड़ा जाता है बेल पर। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो बेलेबल ऑफेंस में अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। तो बेलेबल ऑफेंस अंडर द बीएनएसएस मींस एज दोज ऑफेंसेस लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड बेलेबल ऑफ द एनी अदर लॉ, यानी कि किसी उस अधिनियम में खुद ही डिफाइन कर दिया गया है कि ये बेलेबल ऑफेंस होगा, या फिर ऐसे सारे शेड्यूल्स जो फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी क्राइम बताए गए हैं जिसका कि नीचे बताया गया है कि ये वेलेबल है या नॉन वेलेबल है। इस तरह से हम लोग वेलेबल और नॉन वेलेबल को, या फिर बॉन्ड और बेल बॉन्ड को, और फिर वेलेबल ऑफेंस और नॉन वेलेबल ऑफेंस को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अब आइए दूसरा इस पर आए, सेक्शन 481 टॉक्स अबाउट द बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलेट कोर्ट। छोटा सा सेक्शन है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। बिफोर कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल एंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ द अपील, यानी कि अगर ट्रायल कंक्लूड, किसी भी केस का ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ है और अपील का डिस्पोजल नहीं हुआ है, यानी ट्रायल का भी ट्रायल जो है ट्रायल का समाप्त नहीं हुआ है और अपील जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुई है, the court trying the offence or the appellate court, as the case may be, shall require the accused to execute a bond or bail bond to appear before the higher court as and when such court issues notice in respect of any appeal or petition filed against the judgment of the respective court, and such bond shall be enforced for 6 months। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी कोर्ट होता है, अगर कोई जजमेंट दे रही होती है तो जजमेंट के खिलाफ जो है वो नेक्स्ट हायर कोर्ट में अपील किया है। जैसे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अगर कोई जजमेंट देता है तो उसकी अपील जो है सीजीएम या सेशन कोर्ट में हो सकती है। सीजीएम ने कोई जजमेंट दिया है तो उसकी अपील जो है हायर कोर्ट यानी कोर्ट ऑफ सेशन में हो सकती है। तो इसी आधार पर यह कहा गया है यदि किसी व्यक्ति के पास यदि जब मामला किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समझ चल रहा है और वो
ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, और अपील का, और अगर कंक्लूड हो गया है तो अपील अभी भी डिस्पोजल में है, यानी अपील जो है डिस्पोज ऑफ नहीं होती है। तब ऐसे स्थिति में अपीलेट कोर्ट उस मामले को, अगर वो अपीलेट कोर्ट उस मामले को सुन रही है तो एक्यूज से बेल बॉन्ड और बॉन्ड या बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करा सकती है, जिससे कि वो हायर कोर्ट में जब भी उससे अपेक्षा होगी वो हाजिरी के लिए उपस्थित होगा, और ऐसा बॉन्ड जो है वो 6 महीने तक इन्फोर्स रहेगा। ये सेक्शन 481 का सब क्लास एक बताता है। सब क्लास 2 ये कहता है इफ सच एक्यूज फेल टू अपीयर द बॉन्ड स्टैंड फॉरफिट। अगर इस यहाँ पर एक्यूज ने अपीलेट कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बॉन्ड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया है, लेकिन वो बॉन्ड का वायलेशन करता है, तो ऐसी स्थिति में वो बॉन्ड जो है वो फॉरफिटेड मान लिया जाएगा, और फिर 491 अंडर सेक्शन 491 ऑफ द बीएनएसएस की प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट की जाएगी ऐसे मामलों में। तो यहाँ पर कहा गया कि हाईएस्ट कोर्ट को भी जो है वो बेल बॉन्ड के आधार पर एक्यूज को छोड़ने का अधिकार है, और अगर एक्यूज उस बेल बॉन्ड का वायलेशन करता है तो फिर 491 अंडर सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस के तहत जो है एक्यूज के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। 482 talks, that is very important section which talks about the anticipatory bail, though it is not mentioned that but if you see the direction for grant of bail to appear apprehending arrest, अगर किसी व्यक्ति को अपने अरेस्ट की आशंका है तो वो फिर जो है वो अपने अरेस्ट से बचने के लिए वो कोर्ट से डायरेक्शन लाता है, उसे कि हम लोग जो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो है वो एंटिसिपेटरी बेल कहा जाता है। सेक्शन 482 सब क्लास 1 टॉक्स अबाउट द व्हेन एनी पर्सन है रीजन टू बिलीव, यदि किसी व्यक्ति को रीजन टू बिलीव है, उसको उसे विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, दैट ही मे बी अरेस्टेड, वो गिरफ्तार किया जा सकता है, ऑन एन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन अवेलेबल ऑफेंस, वो किसी ऐसे एक्यूजेशन पर नॉन अवेलेबल की उस पर ये एक व्यक्ति को आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी ऐसे ऑफेंस में जो कि नॉन अवेलेबल ऑफेंस है, और उसे उस ऑफेंस को कारित करने का आरोप लगा के उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ही मे अप्लाई टू द हाई कोर्ट, तब ऐसी स्थिति में वो हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, और द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर और डायरेक्शन, वो डायरेक्शन के लिए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर सकता है अंडर दिस सेक्शन, एंड दैट कोर्ट में, अगर वो कोर्ट जो है या तो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट अगर उस कोर्ट समझती है, उचित समझती है, थिंक फिट डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट, कि अगर उसे अरेस्ट किया जाएगा तो ही शैल बी रिलीज ऑन बेल, तो उसे बेल पर छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ये समान नेचर का सेक्शन है, और इसमें हम लोग पिक्चरों में भी देखते थे, जैसे ही कोई क्रिमिनल जो है वो कोई क्राइम करता है वो तुरंत जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए वो हायर कोर्ट में अप्लाई करता है ताकि पुलिस उसे गिरफ्तार न करे। ठीक उसी तरह के सेक्शन यहाँ पर भी है कि यदि किसी व्यक्ति के पास यहाँ जो इंग्रेडिएंट है, व्यक्ति के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, पर्याप्त रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, कभी भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। क्यों करेगी? क्योंकि उसके ऊपर कोई नॉन अवेलेबल ऑफेंस कमिट करने का आरोप लगाया गया है, या आरोप लगाया गया है या एक्विजिशन लगाया गया है, तो वह हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में अप्लाई कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए। कोर्ट में वो कहेगा कि उसे पूरी आशंका है कि किसी मामले में उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, अतः उसे पहले से ही बेल पर रिलीज कर दिया जाए। तो 482 का सब क्लास 2 ये कहता है व्हेन द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन मेक अ डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन ए, अगर हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा सकती है, देन ही it may include such direction in the light of the fact of the particular case as it may think fit in including। तब ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट को लगता है कि वाकई में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको जो रीजन टू बिलीव है, पर्याप्त साक्ष्य है, उसके पास पर्याप्त कारण है कि उसे गिरफ्तार पुलिस कर सकती है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट अगर उसे एंटीसिपेटरी बेल देना चाहती है तो कुछ शर्तों को उस पर आरोपित करके ही एंटीसिपेटरी बेल देगी। ये शर्त हो सकते हैं, पहला यहाँ 1 2 3 4 शर्तों का उल्लेख किया गया है कि एंटीसिपेटरी बेल देने से पहले कोर्ट जो है एक इस सस्पेक्टेड को या फिर एक्यूज पर्सन को जो है वो निम्न शर्तें आरोपित कर सकती है। पहला शर्त है अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर
इंट्रोगेशन बाय ए पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी पुलिस अधिकारी को, किसी भी पुलिस अधिकारी को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो है उस व्यक्ति को इंट्रोगेट करने की जरूरत होगी तो वो पुलिस अधिकारी उसे जहां भी और जिस समय बुलाएगा वो उपस्थित रहेगा। ये शर्त जो है एंटीसिपेटरी बेल में लगाई जा सकती है। दूसरा है अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from the disclosing such fact to the court or to any police officer। इसको हम लोगों ने अर्लियर सेक्शन में भी देखा था जब हम लोग नॉन वेलेबल ऑफेंस में बेल देने की बात कर रहे थे, तो वहाँ भी कोर्ट जो है ये कंडीशन अपोज करती है कि जितने भी लोग उस मामले से जुड़े हैं, यानी कि जो मामला एक्यूज जिस मामले में एक्यूज्ड है उस मामले से जितने भी लोग जुड़े हैं, अगर एक्यूज को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जा रही है तो उस दौरान उन लोगों को वो एक्यूज जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई इंडस्टमेंट, कोई थ्रेट या कोई प्रॉमिस नहीं करेगा जिससे कि वो कोर्ट में आकर कुछ भी बताने से या कोर्ट में अपने आप को आने से मना कर दे। और साथ ही साथ पुलिस को भी जानकारी देने से, पुलिस को भी उसकी जो प्रणाली है, जो पुलिस कार्य कर रही है उस मामले में, उसे उस कार्य में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। यानी कि किसी भी वो गवाहों को डराए धमकाएगा नहीं, एविडेंस को टेम्पर नहीं करेगा और पुलिस ऑफिसर को अपना काम जो है ईमानदारी पूर्वक करने देगा। इन शर्तों के साथ जो है कोर्ट जो है एक्यूज को या सस्पेक्टेड पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी। तीसरा है अ कंडीशन दैट द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के परमिशन से वो भारत को बाहर छोड़ के वो नहीं जाएगा, भारत के बाहर कतई नहीं जाएगा। चौथा है सच अदर कंडीशन में बी इम्पोज अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 480 एज इफ द बेल वेर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन। चौथा में कहा गया सब सेक्शन 3 के अंतर्गत अगर कोई अनकंडीशन कोर्ट अगर उसी प्रकार से लगा सकती है मानो धारा 480 के अंतर्गत बेल ग्रांट किया गया है। तो ये 4 कंडीशन जो है कोर्ट जो है वो लगा सकती है। ऊपर के 3 कंडीशन जो है कोर्ट किसी भी एक्यूज को जो कि एंटीसिपेटरी बेल दिया जा रहा है जिसको कि अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, जब भी कभी एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करेगी तो ये कंडीशन उस पर इम्पोज कर सकती है। 482 का सब क्लॉज 3 कर रहा है इफ सच पर्सन इज thereafter arrested without warrant by an officer in charge of the police station on such accusation and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail। दोस्तों यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ही होता है कि पुलिस जैसे ही उसके अरेस्ट करेगी उसे बेल पर पुलिस को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट का डायरेक्शन होता है कि उसे बेल पर तुरंत रिहा कर दिया जाए कुछ शर्तों के अंतर्गत। ये जो शर्तें जो है हम लोगों ने 482 के सब क्लॉज 2 में देखा था। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति में जिसको कि डिफॉल्ट बेल मिलने की आवश्यकता है या कोर्ट उसे डिफॉल्ट बेल दे रही है, अगर उस व्यक्ति को ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन द्वारा उस एक्यूजिशन के आधार पर कि उसने कोई नॉन वेलेबल ऑफेंस किया है अरेस्ट करता है, या तो अरेस्ट के दौरान या पुलिस कस्टडी के दौरान अगर जब भी वो व्यक्ति बेल दे पर रिलीज करना अपने आप को चाहेगा तो पुलिस को उसे रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ऑलरेडी उसे पहले से ही एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर चुका है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति के प्रथम दृष्टया अगर वारंट एग्जीक्यूट किया जाए कि नहीं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर जो है अगर वो व्यक्ति बेल देने के लिए तैयार है, या तो जिस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है उस वक्त, या जब वो पुलिस कस्टडी में है उस वक्त अगर वो बेल देने के लिए तैयार होगा तो उसे तुरंत बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। एंड इफ ए मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस decide that a warrant should be issued in the first instance against that the person he shall issue a valuable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1।
यहाँ पर दो चीजें कही गई है। एक तो अगर एंटिसिपेटरी बेल है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के समय या कस्टडी के दौरान वो कभी भी बेल पर रिलीज हो सकता है। और दूसरी बात की गई है कि यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के बाद डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को प्रथम दृष्टया वारंट इशू किया जाना चाहिए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वेरिएबल वारंट इशू कर सकता है और सब सेक्शन 1 के हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के जो डायरेक्शन है उसी के कन्फर्मिटी में जो है उसे बेल दिया जाएगा। ये 482 का सब क्लास 3 कह रहा है। 4 कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी केस इन्वॉल्विंग द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 65 एंड सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 70 ऑफ द BNSS 2023। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर कोई भी ऐसा अपराधी है जिसने BNSS की धारा 65 के अंतर्गत कोई अपराध किया है या सेक्शन 70 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर कभी भी कोर्ट जो है एंटिसिपेटरी बेल नहीं देगी। यानी कि ये धारा जो है, यानी दो धाराएं, धारा 65 और धारा 70 का सब क्लॉज 2, ये जो है अगर इसके अंतर्गत अगर एक्यूज ने अपराध किया है तो उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। यानी कि ये प्रावधान 480 का प्रावधान जो है इन दो धाराओं पर अप्लाई नहीं करेगा। दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट इज दिस एंड क्यों उसे एंटिसिपेटरी बेल नहीं दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि अगर आप सेक्शन 65 को देखेंगे तो कोई भी व्यक्ति जिसने कि 16 साल से कम आयु की किसी लड़की के साथ रेप करता है तो वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जिसकी सजा कम से कम 20 साल से कम नहीं होगी और जो जीवन पर्यंत तक उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। ये बहुत ही मैक्सिमम पनिशमेंट है। अगर आप मेरे को से पूछे कि BNSS की जो कि सबसे रिग्रेस धारा कौन है पूरे BNSS में तो सारे मुझे लगता है कि यही धारा है, धारा 65 और धारा 70 का सब क्लॉज 2। ये ऐसी धाराएं हैं जिसमें कि कम से कम एक्यूज को 20 साल की सजा और मैक्सिमम जो है आजीवन पर्यंत जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। और दूसरा 70 में बात की गई है कि यदि 18 साल से कम आयु के किसी लड़की के साथ एक से अधिक व्यक्तियों ने रेप किया है तो ऐसी स्थिति में उसकी भी सजा जो है कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम जो है मृत्यु दंड तक दी जा सकती है। तो ये दो बहुत ही हेनियस क्राइम है अगेंस्ट द वुमेन। तो इस धाराओं में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एंटिसिपेटरी बेल का लाभ कतई नहीं दिया जाएगा। अब आइए सेक्शन 483 टॉक्स अबाउट द स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। यहाँ तो एंटिसिपेटरी बेल को ग्रांट करने की पावर हाई कोर्ट को है और कोर्ट ऑफ सेशन को है और यहाँ जो स्पेशल पावर है, विशेष पावर है हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को कुछ मामलों में जो है वो बेल दे सकते हैं। तो पहला है हाई कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट दैट एनी पर्सन एक्यूज ऑन एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज ऑन बेल। अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी भी ऑफेंस का एक्यूज्ड है और वो कस्टडी में है तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा इफ द ऑफिसर इज the offense is of the nature specified subsection 3 of the 480 may impose any condition which it consider necessary for the purpose mentioned in this subsection। तो दोस्तों यहाँ पर 483 का सब क्लॉज 1 ये कहता है यदि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है और वो पुलिस कस्टडी में है तो बेल पर उसे रिलीज कर दिया जाएगा यदि ऑफेंस का नेचर 480 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आता है। अब आप सवाल उठता है 480 का सब क्लॉज 3 क्या है। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो 7 साल या उससे ज़्यादा का कारावास का सजा का उसमें 7 साल या ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है और वो ऑफेंस चैप्टर 6, चैप्टर 7 और चैप्टर 8 ऑफ द BNSS में के अंतर्गत किया गया है या उन ऑफेंस का कोई अबिटमेंट या कॉन्स्पिरेसी या अटेम्प्ट किया गया है। यानी दोस्तों यहाँ के सेक्शन चैप्टर 6, 7 और 8 में अगर BNSS के धाराओं में कोई अपराध किया गया है जिसकी सजा जो है 7 साल या उससे ज़्यादा की है तो ऐसी स्थिति में या फिर उस अपराध को करने का अबिटमेंट किया गया है या कॉन्स्पिरेसी के या अटेम्प्ट किया गया है तो कोर्ट जो है वो कंडीशन इम्पोज कर ऐसे मामलों में बेल ग्रांट कर सकती है। बी कहा गया है दैट एनी कंडीशन इम्पोज बाय ए मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल बी सेट असाइड और मॉडिफाइड। अगर कोई कंडीशन
इन उपरोक्त धाराओं में कोर्ट किसी व्यक्ति को रिलीज करते हुए लगा रही है तो उस कंडीशन को जो है कभी भी मॉडिफाई, अल्टर या फिर सेट साइड किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट परिस्थितियों को चेंज होने के दौरान उस कंडीशन को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। Provided that the High Court or Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice to the application for bail to the public prosecutor unless it is for reason to be recorded in writing of opinion that it is not practicable to give such notice। दोस्तों इससे ध्यान से सुनिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर 483 दैट यदि कोई मामला एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट है और ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को बेल ग्रांट किया जाना है जिस मामले में उसकी पनिशमेंट जिस मामले में उसकी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, तो ऐसे मामलों में जब भी बेल ग्रांट की जाएगी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में उस बेल को ग्रांट करने से पहले प्रायर नोटिस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी जाएगी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सुनने के अपॉर्चुनिटी या फेरिंग के देने के बाद ही ऐसे मामलों में बेल ग्रांट की जाएगी। यानी कि कोई ऐसा मामला है जिसमें पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है और अगर यानी कोई व्यक्ति ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिसकी सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है, तो अगर ऐसे मामलों में कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट बेल दे रहा है तो ये जरूरी है कि पहले प्रायर नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देनी चाहिए और नोटिस देने के पश्चात उसे पर्याप्त समय देना चाहिए और पर्याप्त उसको सुनने के बाद ही हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है ऐसे अभियुक्त को जो है वो बेल दे सकता है। प्रोवाइडेड फर्दर में कहा गया है दैट द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन शैल बिफोर ग्रांटिंग बेल टू ए पर्सन who is accused of an offence tribal under section 65 or 70 clause 2 of BNSS 2023 give notice to the application for bail to the public prosecutor within a period of 15 days from the date of the receipt of the notice of such application। दोस्तों मैंने बताया था कि एंटीसिपेटरी बेल उस अभियुक्त को नहीं दिया सकता है अगर जिसने भी सेक्शन 65 और 70 के सब क्लॉज 2 यानी किसी माइनर लड़की के साथ रेप किया है या गैंग रेप किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति में ऐसे व्यक्तियों को जो है वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल पावर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को है कि अगर ऐसे व्यक्तियों को जिसने कि 65 और 70 के सब क्लॉज 2 के अंतर्गत कोई ऑफेंस किया है और कोर्ट अगर हाई कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट उसको बेल देना चाह रही है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि 15 दिन की प्रायर नोटिस जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दी जाएगी और प्रायर नोटिस देने के बाद ही उसे पर्याप्त सुना जाएगा, क्योंकि पूरी संभावना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसे व्यक्ति को कतई छोड़ने के लिए कोर्ट में तमाम तरह के जीरा करेगा और अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 15 दिन की नोटिस देने के बाद उसे सुनने के बाद भी कोर्ट को लगता है कि इसे बेल ग्रांट किया जाना चाहिए, तो फिर उसे कोर्ट जो है वो बेल पर छोड़ सकती है। लेकिन शर्त यह है कि 15 दिन की नोटिस जो है उसको जो है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द नोटिस, तो उसमें उसको 15 दिन के नोटिस देने के बाद उसको पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पूरी तरह से सुना जाना चाहिए, तभी ऐसे मामलों में बेल ग्रांट की जानी चाहिए। 483 का सब क्लॉज 2 ये कहता है द presence of the informant or any person authorized by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under section 65 or subsection 2 of the 70 of the BNSS। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं कि 65 मामला है 16 साल की कम लड़की के साथ रेप और 70 सब क्लॉज 2 मामला है किसी भी 18 साल के कम किसी महिला के साथ गैंग रेप। ये दोनों इतने हीनियस क्राइम है, इसलिए इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर बेल दिया जा रहा है तो इन्फॉर्मेंट यानी कि पीड़िता के जो इस केस की जिसने सूचना दी है या फिर इन्फॉर्मेंट के बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति उस वक्त जो है वो बेल ग्रांट करने के समय पर्सनली तौर पर कोर्ट में जरूर मौजूद होना चाहिए। यानी कि उसके सामने ही बेल ग्रांट किया जाए, ऐसा नहीं कि उसके पीठ के पीछे आप बेल दे दिए जाए। पीड़िता के परिवार का कोई व्यक्ति या उसका वकील या उसके बिहाफ कोई भी अदर व्यक्ति जो है उस बात कोर्ट में मौजूद होना चाहिए जब ये बेल ग्रांट किया जा रहा है। इन अब्सेंसिया जो है बेल कतई ग्रांट नहीं किया जाएगा।
तीसरा है अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू द कस्टडी। दोस्तों यहाँ पर 483 का सब क्लॉज 3 ये साफ साफ कह रहा है कि बेल जो है किसी शर्तों के अधीन दी जाएगी, और अगर उस शर्त का कोई वायलेशन करता है, अगर किसी भी समय जो है वो कोर्ट को लगता है कि वो जो जिस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर रहा है वो व्यक्ति बेल बॉन्ड की शर्तों का अवहेलना कर रहा है, तो कोर्ट को पावर है कि वो बेल बॉन्ड को कैंसिल कर कर जो है उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करके जेल में पुनः भेज सकती है। 484 talks about the amount of bail and reduction thereafter. The amount of every bail executed under this chapter shall be fixed and with due to the regard to the circumstances of the case and shall not be excessive. हाई कोर्ट ऑफ जो भी कोर्ट जो है बेल ग्रांट कर रही है वो जो है उस अध्याय के अंतर्गत जो भी कोर्ट पर्याप्त समझे, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो कि बेल ग्रांट कर रही है, उसे ग्रांट बेल बॉन्ड में कितने पैसों का बॉन्ड लिया जाएगा उसको ये चीज़ जो है ये निर्धारित जो है कोर्ट ही करेगी, लेकिन ये पैसा जो है एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी अपराध में 2 साल की मैक्सिमम सजा है और आप उसे कह रहे हैं कि तुम 2 लाख का बेल बॉन्ड लेके आओ, तो वो एक्सेसिव होगा। यानी कि सजा की मात्रा के अनुसार जो है वो उसी हिसाब से जो बेल बॉन्ड का जो रकम है वो लिया जाए, उतना नहीं होना चाहिए कि एक्यूज के कंट्रोल से ही बाहर हो। दूसरा है द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट द बेल रिक्वायर्ड बाय ए पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बी रिड्यूस। हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन चूंकि बहुत ही हाईएस्ट कोर्ट होती है लोअर कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को भी और कोर्ट ऑफ सेशन को ये पावर है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी ने या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई एक्सेसिव अमाउंट इम्पोज कर दिया है एक्यूज के ऊपर, तो उसे वो रिड्यूस कर सकती है। अब भाई दोस्तों 485 बॉन्ड ऑफ एक्यूज्ड एंड सिक्योरिटीज, यहाँ बात की गई है बॉन्ड और सिक्योरिटीज के संबंध में। बिफोर एनी पर्सन रिलीज ऑन बेल और बेल बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले a bond for such sum of money a police officer or court as the case may be think sufficient shall be executed by such person, and when he is released on bond or bail bond by one or more sufficient security condition that such person shall attend at any time and place mentioned in the bond and shall continue so to attend until otherwise dated by the police officer or court as the case may be। थोड़ा सा टिपिकल सेक्शन है दोस्तों, पर इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बात की बॉन्ड एक्यूज का बॉन्ड और सिक्योरिटी देगा। किसी व्यक्ति को बॉन्ड या बेल बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले यदि पुलिस ऑफिसर या कोर्ट उचित समझता है तो वह उस व्यक्ति से बॉन्ड पर सम ऑफ मनी की अपेक्षा कर सकता है। यानी कि मैंने बताया था कि बॉन्ड पर या तो पैसे के रूप में सिक्योरिटी लेगा या फिर सिक्योरिटी के यानी कि कुछ व्यक्तियों को मंगवाएगा कि आप सिक्योरिटी दीजिए अपने बिहाफ पर, मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता हूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को लाइए जिसकी बातों पर विश्वास करके हम आपको बेल पर छोड़ सके। यानी सिक्योरिटी कोर्ट जो है एक्सपेक्ट कर लेगा और कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा सकता है। यदि पर्सनल बॉन्ड होगा तो कोर्ट जो है लिखित रूप से अभियुक्त जो है लिखित रूप से कोर्ट को एश्योरेंस करेगा कि जो भी कंडीशन है उसका पूरा पालन करेगा, और यदि व्यक्ति पर यदि कोर्ट या पुलिस ऑफिसर को विश्वास नहीं है तो फिर वो सिक्योरिटी की अपेक्षा करेगा। कितने सिक्योरिटी होंगे, 1 2 3 4 ये सारी चीज कोर्ट डिसाइड करेगी, और सिक्योरिटी यानी गारंटर की जिम्मेदारी पर जो है व्यक्ति जो है वो पुलिस ऑफिसर या कोर्ट जो है उस व्यक्ति को छोड़ेगी। और इस दौरान बेल के दौरान सिक्योरिटी में कोई भी इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, क्योंकि आज मैंने किसी की सिक्योरिटी दी है, कल को हो सकता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हो जाऊँ सिक्योरिटी होने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वो बॉन्ड को निरस्त कर देगी और फिर अभियुक्त से ये अपेक्षा करेगी कि वो फ्रेश सिक्योरिटी जो है वो फिर से लाए। अगर अभियुक्त फ्रेश सिक्योरिटी देने से मना कर देता है तो कोर्ट जो है ऐसी स्थिति में उसे तुरंत जेल भेज देगी। दूसरा कहा गया when any condition is imposed for the release of any person on bail, the bond or bail bond shall also contain that condition।
यहाँ सेक्शन 485 का सब क्लॉज 2 ये कहता है, जब भी कोई कंडीशन उस व्यक्ति पर इम्पोज की जा रही है कोर्ट के द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा उसे रिलीज करने के लिए, तो उस कंडीशन को पूरी तरह से उस व्यक्ति को फॉलो करना ही पड़ेगा। जो भी कंडीशन कोर्ट बताती है उसे रिलीज करने के लिए उस कंडीशन को उस व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा है, इफ द केस सो रिक्वायर द बॉन्ड और बेल बॉन्ड शैल आल्सो बाइंड द पर्सन रिलीज ऑन बेल टू अपीयर व्हेन कॉल अपॉन एट द हाई कोर्ट ऑफ सेशन और अदर कोर्ट टू आंसर द चार्ज। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर चार्ज लगा है और वो व्यक्ति जो है वो बेल बॉन्ड या बॉन्ड पर छोड़ा जा रहा है, तो जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंडीशन को इम्पोज करेगा वो उसकी बातों को जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंडीशन लगाएगा उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कही गई बातों को तो मानेगा ही मानेगा। साथ ही साथ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी समय समय पर अगर कोई कंडीशन इम्पोज करेगा इस एक्यूज के ऊपर, तो भी उस एक्यूज को मानना पड़ेगा। फॉर द पर्पज ऑफ द डिटरमाइनिंग वेदर द सिक्योरिटी आर फिट और सफिशिएंट द कोर्ट में एक्सेप्ट एफिडेविट। कोई भी सिक्योरिटी वाकई में कॉम्पिटेंट है सिक्योरिटी देने के लिए कि नहीं है देने के लिए, ये कोर्ट अगर उसे इस कोर्ट को लगता है कि इस बारे में संदेह है तो सिक्योरिटी से ही एफिडेविट पर अंडरटेकिंग ले लेगी कि वो सिक्योरिटी बनने में सक्षम है। In the proof of such fact contained therein relating to the sufficiency or fitness of the surety, or if it is considered necessary, may either hold an inquiry itself or cause an inquiry to be made by a magistrate subordinate to the court as to such sufficiency or fitness। दोस्तों एक बहुत ही पुराने समय में हम लोग के समय में एक मूवी आई थी हेरा फेरी, जिसमें कि एक और तमाम ऐसे मूवीज बनी हैं जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो कोई एक ही व्यक्ति जो है वो कई लोगों की जमानत देता है, वो पैसे लेकर जमानत देने का धंधा ही वो कोर्ट में करता है। कई वकील ऐसे होते हैं जो इस तरह के सिक्योरिटी को लेकर अपने पास रखे होते हैं और जब भी कभी जरूरत पड़ता है वो कोर्ट में उस किसी भी अक्यूज को के बिहाफ पर सिक्योरिटी जो है वो खड़ा हो जाता है। तो कभी कभी ये सिक्योरिटी फॉल्स भी होते हैं, कभी कभी एक ऐसा व्यक्ति भी सिक्योरिटी हो सकता है जो इनकॉम्पिटेंट हो, या एक व्यक्ति तमाम लोगों की सिक्योरिटी देता है, उसके बाद भले से कोई अपना सम ऑफ मनी ना हो लेकिन वो सिक्योरिटी दिए रहता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल हो जाता है कोर्ट को ये जानना कि वाकई में सिक्योरिटी बनने के लिए इंटाइटल है कि नहीं है, कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, सफिशिएंसी है कि नहीं है। ये जानने के लिए कोर्ट दो काम कर सकती है, या तो सिक्योरिटी से खुद ही अंडरटेकिंग ले लेगी कि भाई आप तुम बताओ कि तुम कॉम्पिटेंट हो सिक्योरिटी बनने के लिए नहीं, या फिर अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर से, यानी कोर्ट अगर है तो किसी भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर को कहेगा कि ये पता करिए कि ये व्यक्ति वाकई में सिक्योरिटी बनने के लिए इंटाइटल है कि नहीं है। तो यही बात सिक्योरिटी कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, ये बात कोर्ट जानने के बाद ही उस व्यक्ति को जो है वो रिलीज करेगी। अर्थात अगर सेक्शन 4 को देखें तो जो भी व्यक्ति किसी अन्य को छुड़वाने के लिए बेल या बेल बॉन्ड पर सिक्योरिटी दे रहा है वो कॉम्पिटेंट है या सफिशिएंट है या नहीं, या पता लगाने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद उसकी जांच कर सकता है कि सिक्योरिटी सक्षम है या नहीं है, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट उससे एक एफिडेविट ले सकता है कि वो खुद ही बताए, और या फिर खुद से जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है कि सिक्योरिटी सक्षम होने की सत्ता की पता लगाने के लिए कोई जो है सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट करके ये पता लगा सकती है कि वो सक्षम सिक्योरिटी है कि नहीं है। 486 talks about the declaration by surety. Every person standing surety to an accused person for his release on bond shall make a declaration before the court as to the member of person to whom he has stood surety, including the accused, giving therein all the relevant particulars. दो बात ऊपर कही गई थी दोस्तों, उसी के अनुक्रम में ये बात कही गई है कि यहाँ पर तो कोर्ट के पास ये प्रोगेटिव है, कोर्ट के पास ये ड्यूटी बाउंड है कि वो पता कर ले कि सिक्योरिटी कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। इसके लिए वो खुद ही जांच कर सकता है या किसी सबऑर्डिनेट से पुलिस ऑफिसर से जांच करा सकता है, या तो फिर सिक्योरिटी से खुद अंडरटेकिंग दे सकता है। तो ये बात तो कोर्ट इंश्योर करेगी कि वो सक्षम है कि नहीं है। 486 में बात करता है कि सिक्योरिटी से खुद ही डिक्लेरेशन, यानी सिक्योरिटी खुद ही डिक्लेयर करे कि जो है या डिक्लेयर क्या करेगा कि सभी व्यक्ति जो एक्यूज पर्सन को बेल पर रिलीज कराने हेतु सिक्योरिटी दे रहे हैं उसे ये डिक्लेरेशन करना होगा कि उससे पहले वो कितने लोगों को सिक्योरिटी दे चुके हैं
और एक्यूज के अतिरिक्त जिन जिन को सिक्योरिटी दे चुके हैं और उस मामले में एक्यूज कहाँ पर है, तमाम पर्टिकुलर्स जो है, कितने कितने सम का सिक्योरिटी दिए हैं, कितने लोगों को दिए हैं, क्या उतना रकम उस सिक्योरिटी के पास है जितने लोगों को सिक्योरिटी दिया हुआ है, और जो कि एक्यूज को भी सिक्योरिटी दे रहा है, ये तमाम इस पर्टिकुलर जो है कोर्ट को ये डिक्लेरेशन में 486 में सिक्योरिटी को कोर्ट को बताने होंगे। स्टूडेंट, नाउ कम टू सेक्शन 487 व्हिच टॉक्स अबाउट द डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी। कब एक एक्यूज को कस्टडी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा? 487 sub clause 1 talks about as soon as the bond or bail bond has been executed, the person, जैसे ही बॉन्ड या बेल बॉन्ड जो है एग्जीक्यूटेड कर दिया जाएगा, फॉर हुज अपीयरेंस इट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जिसके लिए ये कहा जाएगा कि जब उसको कोर्ट में अपीयर होना पड़े वो अपीयर हो जाएगा बॉन्ड पर ये शर्तों के अनुसार, शैल बी रिलीज, वैसे ही उस व्यक्ति को रिलीज कर दिया जाएगा। एंड व्हेन ही इज इन जेल, अगर वो व्यक्ति जेल में है, द कोर्ट एडमिटिंग हिम टू बेल शैल इशू एन ऑर्डर टू ऑफ रिलीज टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द जेल। अगर वो व्यक्ति जेल में है तो जेल के जो ऑफिसर इंचार्ज जो जेल का होगा उसे जो है वो बेल के संबंध में जो सूचना जो है उसे कोर्ट उसे देगी। एंड सच ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर शैल रिलीज हिम, और जैसे ही अधिकारी को जो है जेल सुपरिटेंडेंट को या जेल इंचार्ज को भी जैसे ही ऑर्डर कोर्ट के द्वारा मिलेगा कि उस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर दिया गया है, वैसे ही उसे तुरंत उसे छोड़ देगा। यानी 487 कहता है कि जैसे ही कोर्ट किसी भी एक्यूज को बेल या बेल बॉन्ड पर जैसे भी अपेक्षा है वो एग्जीक्यूट कर देता है अगर व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसे तुरंत रिलीज कर दिया जाएगा, और अगर वो कोर्ट के सामने है तो उसे रिलीज कर दिया जाएगा। अगर वो जेल में है तो ऐसी स्थिति में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल को जो है वो ये ऑर्डर की कॉपी कोर्ट देगा, और जैसे ही ऑर्डर की कॉपी प्राप्त हो जाएगी वैसे ही तुरंत ही उस एक्यूज को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। सेक्शन 487 सब क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट नथिंग इन दिस सेक्शन, उपरोक्त सेक्शन के होते हुए भी सेक्शन 478 और सेक्शन 480, यहाँ पे 478 बेल इन बेलेबल केसेस है और बेल इन नॉन बेलेबल केसेस 480 है। शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर द रिलीज ऑफ एनी पर्सन लायबल टू बी डिटेन्ड फॉर सम मैटर अदर देन दैट इन द रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द बेल और बेल बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये 487 जो है वो 487 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि ये धारा जो कि सेक्शन 478 और 478 के अंतर्गत अगर ये रिक्वायर्ड है किसी व्यक्ति को रिलीज करने से पहले कि वो उसे सब अदर मैटर में अगर डिटेन किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द बेल बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड, तो भी उसे रिलीज किया जाएगा अगर उसमें भी बेल वो दे दे। यानी एक व्यक्ति पर कई मैटर्स हैं 478 और 487 के 480 के अंतर्गत, तो ऐसे स्थिति में अगर वो बेल देना चाह रहा है तो और बेल के में कई सारी बातों को लाइबिलिटी लेना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे बेल बॉन्ड और बेल या बेल बॉन्ड पर एग्जीक्यूट करके उसे रिलीज कर दिया जाएगा। Now section 488 talks about the power to order sufficient bail when that first taken in is sufficient। यानी कि अगर पहला वाला सिक्योरिटी जो है वो अगर इनसफिशिएंट हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बेल पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बात कही गई है 488 में। इफ थ्रू मिस्टेक, फ्रॉड और अदरवाइज, यानी गलती से या फ्रॉड से या अदरवाइज कोई और रीजन से इनसफिशिएंट सिक्योरिटीज हैव बीन एक्सेप्टेड, कोई सिक्योरिटी है उसने जो सिक्योरिटी दी है यानी कोई गारंटर है उसने जो गारंटी दी है वो इनसफिशिएंट है बाय मिस्टेक, बाय फ्रॉड और अदरवाइज कोई इसी और कारणों से, और इफ दे आर आफ्टरवर्ड बिकम इनसफिशिएंट, यानी कि जब वो बेल बॉन्ड पर सिक्योरिटी दे रहा है उस वक्त सिक्योरिटीज जो है वो सफिशिएंट था, लेकिन बाद में किसी कारणों वो दिवालिया हो गया या उसके पैसे जो है वो पैसे अब नहीं है या वो अब कर्जे में आ गया, ऐसे तमाम तरह के रीजन हो सकते हैं। तो एट द टाइम the bail bond he was sufficient security, but later on he has become insufficient. The court may issue a warrant of arrest। जैसे इस तरह की कोई बात होती है कि कोई व्यक्ति जो इसने सिक्योरिटी दी है वो
बाई मिस्टेक, फ्रॉड और अदरवाइज जो है इनसफिशिएंट घोषित हो जाता है, या फिर आफ्टरवर्ड वो इनसफिशिएंट सीओटी की श्रेणी में आ जाता है, तो वैसे ही तुरंत कोर्ट जो है वो अरेस्ट वारंट इशू करेगी उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके लिए उसने गारंटर या गारंटी दी थी। द पर्सन रिलीज ऑन बेल, जिसके गारंटी के आधार पर उस व्यक्ति को रिलीज किया जाता है, उस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट इशू करेगी और ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, और उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कराएगी, एंड मे ऑर्डर हिम टू फाइंड सफिशिएंट सिक्योरिटी, और उसे कहेगी कि आप सफिशिएंट सिक्योरिटी जो है लेके आइए, एंड ऑन हिज फेलिंग सो टू डू, अगर वो ऐसा करने से असफल रहता है या फेल हो जाता है या सफिशिएंट सिक्योरिटी नहीं लाता है तो ऐसी स्थिति में उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये 488 पूरी तरह से इस बात की करिए दोस्तों कि अगर किसी मामले में सिक्योरिटी जो है इनसफिशिएंट हो जाता है बाय रीजन ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टेक और अदरवाइज, तो और या फिर बाद के किसी घटनाक्रम में या बाद में किसी वक्त किसी भी स्टेज पर सिक्योरिटी इनसफिशिएंट हो जाता है। इनसफिशिएंट का मतलब है अब वो सिक्योरिटी बनने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो है ऐसे स्थिति में कोर्ट जो है उस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट इशू करेगा जिसके लिए इसने सिक्योरिटी दी है, और जब वो अरेस्ट वारंट करके कोर्ट के समक्ष लाया जाएगा तो कोर्ट उससे कहेगी कि आप सफिशिएंट सिक्योरिटी ले आइए, और अगर ले आता है तो फिर कोई बात नहीं, उसे बेल पर छोड़ दिया जाएगा, और अगर नहीं लाता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये बात जो है 488 में बताई। नाउ कम टू 499 डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, कब सिक्योरिटी जो है अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑल और एनी सिक्योरिटी कोर्ट के ऊपर है, वो किसी व्यक्ति से बॉन्ड या बेल बॉन्ड रिलीज करने से पहले, बेल बॉन्ड पर रिलीज करने से पहले वो एक सिक्योरिटी रख सकती है, 2 सिक्योरिटी मंगा सकती है, 3 सिक्योरिटी मंगा सकती है, जैसा नंबर ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड अपॉन द मजिस्ट्रेट ऑफ द कंसर्न कोर्ट कि वो कितनी सिक्योरिटी लेकर वो बेल बॉन्ड पर उसे छोड़ता है। तो ऑल और एनी सिक्योरिटी, सभी या कोई भी एक सिक्योरिटी फॉर द अटेंडेंस एंड अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन रिलीज ऑन बेल, अगर वो किसी व्यक्ति को अपीयरेंस कराने के लिए बेल बॉन्ड भरता है तो ऐसी स्थिति में एट एनी टाइम अप्लाई टू ए मजिस्ट्रेट, वो किसी भी उस ट्रायल के किसी भी अनुक्रम में जो है वो मजिस्ट्रेट को अप्लाई कर सकता है टू डिस्चार्ज द बॉन्ड, कि वो जो बॉन्ड उसने सिक्योरिटी के रूप में भरा है उस बॉन्ड की लायबिलिटी से उसे डिस्चार्ज कर दे, आइदर होली और सो फार एज रिलेटेड टू द एप्लीकेंट्स, पूर्ण रूप से या कुछ हद तक जितना भी उचार रहा है उसकी लायबिलिटी से वो उसे मुक्त कर दे। ये बात कही गई है 499 के सब क्लॉज 89 के सब क्लॉज 1 में। जिस भी व्यक्ति को कोर्ट ने सिक्योरिटी के दी है या सिक्योरिटी वो बना है किसी भी व्यक्ति के जेल से बाहर आने के लिए, और उस पर सिक्योरिटी को ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के लिए उसने सिक्योरिटी दी है वो व्यक्ति अब उसकी बात नहीं मान रहा है या दोबारा किसी इलिसिट काम में वो इन्वॉल्व है और वो सिक्योरिटी के रूप में लायबिलिटी उसको निभाने के लिए निभाने नहीं चाहता है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति के लिए उसको सिक्योरिटी दी है वो अगर इलीगल काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी लायबिलिटी अल्टीमेटली सिक्योरिटी पर आएगी। अतः सिक्योरिटी एक स्टेज पर जाकर कहता है कि साहब अब हम इसको सिक्योरिटी नहीं बनना चाहता क्योंकि अब ये मेरी बात नहीं मानता या अभी भी ये किसी इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो आता है तो मजिस्ट्रेट ऐसे उस सिक्योरिटी को जो है उसकी लायबिलिटी से रिलीज कर देगा। On such application being made, अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन आता है, the magistrate shall issue his warrant of arrest directing that the person so released be brought before him। जैसे ही सिक्योरिटी इस तरह का एप्लीकेशन जो है मजिस्ट्रेट के सामने देता है, मजिस्ट्रेट जो है तुरंत जो है वो अरेस्ट वारंट इशू करेगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने इसने सिक्योरिटी दी थी, क्योंकि वो अपनी सिक्योरिटी की लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज होना चाहता है। तो तुरंत उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट वारंट इशू करके कोर्ट के समक्ष लाने के लिए कहा जाएगा। तीसरा क्लास का 489 का ऑन द अपीयरेंस ऑफ सच पर्सन, जैसे ही व्यक्ति कोर्ट में अपीयर होता है जिसके लिए सिक्योरिटी होना से अपनी लायबिलिटी से मना कर दिया है, वो व्यक्ति जैसे ही वो जिस व्यक्ति जिसके लिए उसने सिक्योरिटी दी थी वो व्यक्ति जैसे ही कोर्ट के समक्ष अरेस्ट वारंट करके लाया जाता है, such person pursuant to the warrant or on his voluntary surrender, अगर वो कोर्ट में खुद ही voluntary surrender कर देता है, the magistrate shall direct the bond to be discharged either wholly or as far as related to the applicant and shall call upon such person to find other sufficient security and if he fail to do so may commit him to jail।
पुनः वही बात कही गई है दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराएगा, जैसे ही वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाता है, याद रखिए दोस्तों, सीओटी अपनी लाइबिलिटी से तब तक मुक्त नहीं हो सकता है जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने लाइबिलिटी दी है वो कोर्ट में उपस्थित न हो जाए। सिर्फ कोर्ट में उपस्थित होकर ये कहना कि मैं उस व्यक्ति की अब सिक्योरिटी होना स्वीकार नहीं करता हूं, अपनी लाइबिलिटी से मुक्त होना चाहता हूं, कोर्ट उससे मुक्त होने नहीं देगी जब तक कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उसने जिस व्यक्ति के लिए उसने सिक्योरिटी दी है, जिस व्यक्ति के लिए उसने गारंटी दी है और उस गारंटी के आधार पर उस व्यक्ति को बेल बॉन्ड पर रिलीज किया गया है, वो व्यक्ति जब तक कोर्ट में नहीं आ जाता है तब तक सिक्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। मान लीजिए भाग गया है, तो चूंकि आपने ये कहा था कि वो जब कहा जाएगा वो कोर्ट में प्रोड्यूस होगा, अगर वो भाग गया है तो लायबिलिटी सीओटी पर रहेगी। अतः इसलिए कहा गया है कि सीओटी अपनी लायबिलिटी से तभी मुक्त होगा जब वो व्यक्ति कोर्ट के सामने अपीयर हो जाए, तब कोर्ट जो है सीओटी की लायबिलिटी से मुक्त कर देगा और फिर उस व्यक्ति से यानी फिर व्यक्ति से कहेगा कि आप जो है नया सीओटी लेके आइए, और जब वो व्यक्ति नया सीओटी ले आता है तो बेल बॉन्ड पर उसे रिलीज कर देगा। अगर नया सीओटी नहीं लाता है तो फिर जो है उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये बात 489 में कही गई है। अब दोस्तों लास्ट सेक्शन है 490, डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ रिकॉग्निजेंस। When any person is required by any court or officer to execute a bond or bail bond, such court or officers, except in the case of a bond for good behavior, permit him to deposit a sum of money or government promissory note to such amount as the court or officer may fix in lieu of executing such bond। दोस्तों इसे ध्यान से देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति को आके कोर्ट में आके कहता है कि मैं इस व्यक्ति की गारंटी लेना चाहता हूं, या कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को बेल या बेल बॉन्ड पर एग्जीक्यूट की रिक्वायर करती है, तो ऐसे स्थिति में कोर्ट या ऑफिसर यदि मामला गुड बिहेवियर के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अपराध करने का बॉन्ड के संबंध में है, तो उसे डायरेक्ट करेगी कि वो अमाउंट जमा करे या गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट उतने ही अमाउंट का जमा करे, और बॉन्ड को एग्जीक्यूशन करने के बाद ही उस व्यक्ति को वो रिलीज करेगी। ये बात 490 में बताई गई है। तो आई होप दोस्तों कि जो पूरा का पूरा जो हम लोगों ने ये अब तक का जो 478 से लेकर 490 तक का जो हम लोगों ने पूरा का पूरा सेक्शन, इसको 1 बाय 1 एक वर्ड्स को हम लोगों ने एनालाइज किया था। आई होप कि सभी बच्चों को या सभी स्टूडेंट को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बेल और बेल बॉन्ड का जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज फार द BNSS पॉइंट ऑफ व्यू कंसर्न। थैंक यू वेरी मच।